हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस सेंटर। दोस्तों, हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स, पूरे साल का पढ़ने वाले हैं। 2023 काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सारे के सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा लाभदायक होने वाले हैं। तो हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे और लगभग पूरा का पूरा जितना भी है 2022 से 23 जितना भी करंट अफेयर्स वगैरह उसको खत्म करने वाले हैं, पॉइंट टू पॉइंट, और जितनी भी उससे रिलेटेड चीज़ें हैं वो भी हम खत्म करेंगे। तो लगातार बने रहो इस सेशन के साथ। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। और डेली का डेली हम लोग कम से कम 8 से 10 पॉइंट पढ़ेंगे, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। इतना ही पढ़ लिया तो बहुत है, क्योंकि यहाँ से आगामी एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और लगातार यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे, इसीलिए लगातार पढ़ाई करते रहो, ठीक है। तो चलिए जल्दी शुरू करते हैं। देखते हैं यहाँ पर पहला पॉइंट क्या है। तो एक मिनट पहले लेते हैं यहाँ पर। ओके, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ पर बनने वाली है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कहाँ पर बनने वाली है मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। तो ये आपकी बनने वाली है मेरठ में। कहाँ पर? फाउंडेशन स्टोन किसके द्वारा रखा गया है? तो प्रधानमंत्री के द्वारा रखा गया है। इसको भी ध्यान रखना है, यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देते हैं किसके द्वारा रखा गया है, तो ये हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा इसको रखा गया है। और किसके नाम पर है? तो मेजर ध्यानचंद के नाम पर है। कहाँ पर बनने वाली है? तो ये है आपकी मेरठ में। मेरठ कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में, तो इसको भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर मेजर ध्यानचंद की याद में यहाँ पर स्पोर्ट्स अकेडमी बन रही है उत्तर प्रदेश में। और एक और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, वो है आपका नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है। तो नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है? ये आपका मनाया जाता है 29 अगस्त को। किसकी याद में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद की याद में मनाया जाता है। इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो जितने भी एक्स्ट्रा पॉइंट भी हैं उनको भी हम लेके चलेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है ये, ठीक है। तो मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स अकेडमी कहाँ पर बनने वाली है? ये आपकी बनने वाली है मेरठ में। और नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आपका 29 अगस्त को। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि फर्स्ट पेपरलेस हाई कोर्ट कहाँ पर है बना है। तो पहला जो पेपरलेस हाई कोर्ट है वो कहाँ पर बना हुआ है? तो ये आपका बना है केरला में। एक मिनट थोड़ा सा इसको एडजस्ट करता हूँ, ठीक है। तो पहला पेपरलेस जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पर बना है? ये बना है आपका केरल में। तो केरल में आपका पहला पेपरलेस हाई कोर्ट बना है। तो इसको ध्यान रखेंगे कि फर्स्ट हाई कोर्ट इन इंडिया हैज़ बिकम फर्स्ट पेपरलेस हाई कोर्ट। तो केरला हाई कोर्ट हैज़ बिकम फर्स्ट इंडियाज फर्स्ट पेपरलेस कोर्ट्स विच हैज़ बीन इनॉग्रेटेड बाय सुप्रीम कोर्ट जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़। तो हमारे जो चंद्रचूड़ सर हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, उनके द्वारा इसका इनोग्रेशन किया गया है। और कौन सा हाई कोर्ट है? जो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्टर वो पढ़ रहे हैं, तो केरला हाई कोर्ट, तो इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। ई फिलिंग एंड पेपरलेस कोर्ट इज सिग्निफिकेंट स्टेप्स टुवर्ड द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ जस्टिस। देखो यहाँ पर क्या है ना, डिजिटल करना, ठीक है। तो अभी क्या है कि पेपर वर्क बहुत ज़्यादा होते हैं। पेपर वर्क से क्या होता है कि बहुत देखो पेपर वर्क हटा के हम डिजिटली की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि पेपर किससे बनता है? पेड़ से। तो पेड़ की कटानों को भी रोकना है। और दूसरा है कि डिजिटली अगर कर देंगे तो आजकल डिजिटल मीडिया के साथ सब लोग जुड़े हुए हैं, तो सारी की सारी चीज़ें, जैसे आजकल क्या हो रहा है कि कोर्ट जो है ना लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं। तो इससे लोगों, पहले क्या होता था कि लोग समझते नहीं थे कि कोर्ट किस प्रकार से काम करते हैं, किस प्रकार से नहीं करते हैं। तो आज सब लोग लाइव देख लेते हैं कि लाइव स्ट्रीमिंग भी होती है कोर्ट्स वगैरह की। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इससे क्या होता है कि लोगों के अंदर न्याय के प्रति और ज़्यादा जागरूकता बढ़ती है, कि न्यायालय के प्रति कि किस प्रकार से वहाँ पर चीज़ें चलती हैं, और सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। तो इसलिए इसको क्या किया जा रहा है किया जा रहा है, डिजिटल किया जा रहा है, पेपरलेस किया जा रहा है। तो पहला हाईकोर्ट कौन सा हो गया? केरल हाईकोर्ट। इस समय भारत में कितने हाईकोर्ट हैं? तो एट प्रेजेंट में ध्यान रखना आपके 25 हाईकोर्ट हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला पढ़ते हैं हम। अगला पॉइंट क्या है कि वर्ल्ड लॉन्गेस्ट मेट्रो रेल लाइन। तो दुनिया की लॉन्गेस्ट जो मेट्रो रेल लाइन है वो कौन सी है? तो इसका इनोग्रेशन हुआ है चाइना में। कहाँ पर हुआ है? चाइना में। तो ये संघाई प्रोविंस में हुआ है। तो चाइना संघाई प्रोविंस जो है ना, यहाँ की जो मेट्रो लाइन है वो दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन है। इसको ध्यान रखेंगे। विद दिस द टोटल लेंथ ऑफ द मेट्रो नेटवर्क इन संघाई। देखो संघाई का जो टोटल मेट्रो रेल नेटवर्क है वो है कितना है? 831 किलोमीटर है। इसको भी ध्यान रखना है। फैक्चुअल चीज़ें होती हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, तो एग्जाम में दे देते हैं बच्चे, खासकर इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। केवल सिंगल पॉइंट नहीं पढ़ना है, हमें सारा का सारा पढ़ना है। और इसी तरीके से हम सारा करंट अफेयर्स यहाँ से कहीं से भी अलग नहीं जाएगा। बहुत सारी चीज़ों से लेकर मैं यहाँ पर बताऊँगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं। तो इसको देखो, ध्यान रखो। तो इट्स रिमेन लॉन्गेस्ट मेट्रो नेटवर्क इन द वर्ल्ड, और ये दुनिया का सबसे लंबा मेट्रो नेटवर्क हो गया। इसको ध्यान रखेंगे। संघाई इज लोकेटेड एट द सदर्न माउथ। अच्छा, एग्जाम में कभी कभी पूछ देते हैं कि दुनिया के शहरों में, कि मान लीजिए संघाई चर्चा में, तो वो पूछ देंगे कि चाइना की कौन सी साइड में पड़ता है, नॉर्थ में, ईस्ट में, साउथ में, या वेस्ट में। तो इस तरीके से ध्यान रखेंगे। तो संघाई कहाँ पर है? आपका सदर्न माउथ है, तो साउथ में लोकेटेड है। और कौन सी नदी के किनारे? यांगत्से नदी के किनारे। किसकी नदी के किनारे है? यांगत्से नदी के किनारे, जो चाइना में प्रवाहित होती है। इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि इंडियाज फर्स्ट एलपीजी रिच एंड स्मोक स्टेट कौन सा बन गया है। एलपीजी रिच, जहां पर एलपीजी पहुंचा दी गई पूरी तरीके से, जहां पर पहले नहीं थी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अच्छा, जल्दी से बताओ कमेंट करके कि एलपीजी में कौन सी गैस भरी जाती है।
एलपीजी में कौन सी गैस भरी जाती है, इसको कमेंट करके मुझे बताओ, देखते हैं कौन बताता है। तो इंडिया फर्स्ट एलपीजी, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि एलपीजी किसमें भरी, एलपीजी में कौन सी गैस भरी जाती है। एंड स्मोक फ्री स्टेट बन गया है, इसको भी ध्यान रखेंगे, कौन सा स्मोक फ्री स्टेट बन गया है, बार बार जा रहा है तो हिमाचल प्रदेश आपका है, कौन सा है, हिमाचल प्रदेश जो है ना ये बन गया है इंडिया का पहला इंडियाज फर्स्ट एलपीजी रिच एंड स्मोक फ्री स्टेट बन गया है। तो इसको भी हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब थैंक्स टू द उज्ज्वला योजना, किस योजना के तहत बना है, तो उज्ज्वला योजना के तहत बना है। इसको बताओ जल्दी से, उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो उज्ज्वला योजना के तहत इसको बनाया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट और गृहिणी सुविधा स्कीम ऑफ द स्टेट। देखो उज्ज्वला योजना प्लस गृहिणी सुविधा स्कीम, तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये पॉइंट आ गया है यहाँ पर, तो हो सकता है कि एग्जाम में भी ये आ जाए। तो आपका यहाँ से पूछ सकते हैं कि गृहिणी, जो आपकी गृहिणी सुविधा स्कीम है वो किस राज्य की है, तो हिमाचल प्रदेश की है। तो गृहिणी सुविधा स्कीम और उज्ज्वला योजना प्लस मिलाकर इंडिया फर्स्ट एलपीजी रिच एंड स्मोक फ्री स्टेट बन गया है, कौन सा, हिमाचल प्रदेश। तो धुआं मुक्त राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश। अब अगले जो इंपॉर्टेंट फैक्चुअल पॉइंट आ जाते हैं, और क्या है, तो फर्स्ट रेबीज फ्री स्टेट कौन सा बन गया है, गोवा। तो रेबीज फ्री स्टेट, जहाँ पर रेबीज का एक भी मरीज नहीं है। अब जानते हैं रेबीज किससे होता है, कुत्ते से काटने से होता है, कुत्ता है बंदर वगैरह काट लेते हैं तो रेबीज हो जाता है। तो पहला जो रेबीज फ्री स्टेट बना है ये कौन सा बना है, तो ये आपका गोवा बन गया है। कौन बन गया, गोवा। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि रेबीज का एक भी मरीज नहीं है, मतलब ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आ जाता है, क्या आ जाता है, द फर्स्ट हर घर जल, जो पहला हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट कौन सा बन गया है, ये आपका बन गया है गोवा। कि हर घर में जल, जो सरकार ने योजना चलाई थी हर घर नल से जल, तो इस प्रकार से उसी के हिसाब से क्या हुआ कि द फर्स्ट हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट कौन बन गया, गोवा। तो गोवा के बारे में ध्यान रखेंगे कि रेबीज फ्री स्टेट भी गोवा बन गया है, और हर घर जल सर्टिफाइड पाने वाला पहला भारत का राज्य बन गया है, कौन सा, गोवा। और स्मोक फ्री और एलपीजी रिच जो स्टेट बन गया है वो हिमाचल प्रदेश है। तो इसको ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट अगला क्या है, तो उसके बारे में देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है ओपन रॉक म्यूजियम। तो ओपन रॉक म्यूजियम कहाँ पर खुलने वाला है, तो यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने, सबसे पहले बात है इसको ध्यान रखना है कि किसने इसका इनॉग्रेशन किया है, तो जितेंद्र सिंह ने इसका इनॉग्रेशन किया है ओपन रॉक म्यूजियम का। और ये ओपन रॉक म्यूजियम कहाँ बनने वाला है, तो इंडिया का फर्स्ट ओपन रॉक म्यूजियम है, ये कहाँ पर है, हैदराबाद में। तो इसको भी ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। ओपन रॉक म्यूजियम भारत का कहाँ बन रहा है, तो ये आपका बन रहा है हैदराबाद में, ठीक है। काफ़ी तेज़ी से अप डाउन हो रहा है। द मर्जर ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ हैदराबाद इन इंडिया वाज डन एज, अब देखो यहाँ पर एक्स्ट्रा पॉइंट में कह सकते हैं कि जो हैदराबाद था, हैदराबाद को भारतीय राज्य संघ में कब मिलाया गया था, ये आपका मिलाया गया था 1948 में। कौन सा ऑपरेशन चला था, ऑपरेशन पोलो के तहत इसको मिलाया गया था। तो 1948 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा हैदराबाद को प्रिंसली स्टेट से बदलकर भारतीय यूनियन में शामिल किया गया था। हैदराबाद इज सिचुएटेड इन द बैंक ऑफ रिवर मूसी। तो यहाँ से फैक्चुअल पॉइंट भी पता चल जाता है कि हैदराबाद किस नदी किनारे बसा हुआ है, तो ये आपका है मूसी नदी के किनारे, इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ओपन रॉक म्यूजियम कहाँ पर खुल रहा है, तो ये आपका हैदराबाद में खुल रहा है सॉरी। और हैदराबाद को किस ऑपरेशन के तहत मर्ज किया गया था, तो ऑपरेशन पोलो के तहत किया गया था। और हैदराबाद जो है ना किस नदी किनारे है, तो ये आपका मूसी नदी किनारे है। आगे हम देखते हैं कि ब्लू बुक, व्हाट इज ब्लू बुक, इस समय चर्चा में है ब्लू बुक। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। तो ब्लू बुक कहते हैं क्या है कि प्रधानमंत्री जो जितने देश के होते हैं, तो देखते हैं जल्दी से। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कॉन्वे वाज, अभी क्या हुआ था पंजाब में क्या हुआ था, 15 से 20 मिनट के लिए जो प्रधानमंत्री का कॉन्वे रोक दिया गया था हाईवे के ऊपर। तो इसके लिए ही क्या इसको शुरू किया गया था, ठीक है। तो इसके लिए इसकी शुरुआत हुई थी, एक मिनट, ठीक है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री के कॉन्वे कुछ देर के लिए रोक दिया गया था, 15 से 20 मिनट के लिए फ्लाई ओवर के लिए, तो पंजाब के हुसैनीवाला में, ठीक है। अब किससे था, राष्ट्रीय शहीद स्मारक से 30 किलोमीटर दूरी पर इनका काफिला रोक दिया गया था। और जो प्रोटेस्टर्स थे उन्होंने इनको जाने नहीं दिया था। तो इस सिक्योरिटी को देखते हुए जो सिक्योरिटी लैप्स हुआ था उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई। तो ब्लू बुक क्या है, तो डिस्पाइट ऑफ रिसीविंग इंटेलिजेंस इनपुट अबाउट द प्रोटेस्टर्स द पंजाब पुलिस डिड नॉट फॉलो द ब्लू बुक रूल। अब ब्लू बुक रूल होता क्या है, तो एग्जाम में पूछ सकता है व्हाट इज ब्लू बुक। तो ब्लू बुक क्या होता है, तो इसमें प्रधानमंत्री जितने भी होते हैं, प्रधानमंत्री के बारे में रूलिंग दी होती है कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री अगर कहीं पर यात्रा करते हैं तो उस यात्रा में क्या क्या नियम्स, रूल्स, गाइडेंस वगैरह फॉलो होंगे, बस यही है ब्लू बुक। इस चीज़ ध्यान रखना। गाइडलाइन दी होती है पूरी तरीके से किस प्रकार से इनका क्या क्या, द ब्लू बुक इज अ सेट ऑफ गाइडलाइंस इन विच इन्फॉर्मेशन अबाउट द रूल्स टू बी फॉलोड रिगार्डिंग द सिक्योरिटी ऑफ ए वीवीआईपी इज रिटन। तो जो वीवीआईपी पर्सन्स होते हैं उनकी गाइडलाइन दी गई, उनकी सिक्योरिटी गाइडलाइन दी गई है, उसे हम ब्लू बुक बोलते हैं। तो एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि व्हाट इज ब्लू बुक। तो ब्लू बुक आप समझ गए हैं, तो जिसमें गाइडलाइन दी होती है किसके लिए, जो वीवीआईपी सिक्योरिटी जिन पर्सन्स की होती है उनके लिए गाइडलाइन दी गई है, ठीक है।
तो हाउएवर एसपीजी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड अकॉर्डिंग टू द ब्लू बुक ऑफ एसपीजी पीएम सिक्योरिटी इज टेकन केयर ऑफ। तो यहाँ पर क्या है कि एसपीजी जो होती है ना सुरक्षा करती है किसकी, प्रधानमंत्री की सुरक्षा का काम किसका है, एसपीजी का है। ठीक है, इसके बारे में पूरा का पूरा प्रोटोकॉल किस में दिया गया है, ये सारा आपका ब्लू बुक में दिया गया है। तो इसी के बारे में दिया पूरी जानकारी। व्हाट इज ब्लू बुक समझ गए होंगे सारे ज़्यादा कुछ इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी ब्रीच हुई तो उसको देखकर कि सिक्योरिटी में जब सेंध लगी और प्रधानमंत्री को 15 से 20 मिनट के लिए फ्लाईओवर रोक दिया गया और देश का प्रधानमंत्री है, अब लोगों को थोड़ा समझना चाहिए यहाँ पर बहुत ही गलत काम किया गया था प्रोटेस्टर्स के द्वारा कि देश के प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी को आप आंदोलन करें, आप खिलाफत करें, अच्छी बात है, लोकतंत्र में ये काफ़ी ठीक है, लेकिन इस तरीके से जो भारत के प्रधानमंत्री को एक फ्लाईओवर पर रोकना कहीं भी सही नहीं है। ठीक है, तो लोगों को समझना चाहिए था यहाँ पर। तो आगे बात करते हैं, इसकी जांच के लिए कमेटी बैठी है। एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से एग्जाम में पूछ सकते हैं कि कौन सी कमेटी बैठी है। तो ये है आपकी जो चीफ जस्टिस हैं इंदु मल्होत्रा। तो सुप्रीम कोर्ट हैड मेड इंदु मल्होत्रा द चेयरपर्सन ऑफ 5 मेंबर कमेटी। कितनी मेंबर कमेटी है, तो 5 मेंबर कमेटी है, इसको भी ध्यान रखना है। 5 मेंबर कमेटी है इंदु मल्होत्रा की। ठीक है, इंदु मल्होत्रा जी इस कमेटी के अध्यक्ष है। ये इन्वेस्टिगेट पूरी तरीके से कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर की किस प्रकार से यहाँ पर ब्रीच हुआ है। अब ये रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज हैं, इसको भी ध्यान रखेंगे इंदु मल्होत्रा को। शी वाज द फर्स्ट वुमेन एडवोकेट टू बिकम अ सुप्रीम कोर्ट जज। ये पहली महिला थी एडवोकेट जो सुप्रीम कोर्ट की जज डायरेक्टली लॉयर से बनी थी। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। तो इंदु मल्होत्रा जी की अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन किया गया था और 5 मेंबर कमेटी है यहाँ पर, और ये रिटायर्ड जज है सुप्रीम कोर्ट की, और ये पहली महिला एडवोकेट थी जो सुप्रीम कोर्ट की जज बनी है, डायरेक्ट वकील से सीधा जज बनी हुई है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला चलते हैं, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पर। तो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योगा एकेडमी। तो योगा हार्टफुलनेस जो इंटरनेशनल योगा एकेडमी है ये कहाँ पर खुली है, तो ये आपकी यूनियन आयुष मिनिस्टर जो हैं जिनका नाम क्या है, सर्बानंद सोनोवाल। तो सर्बानंद सोनोवाल जी की अध्यक्षता में इन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया है। फाउंडेशन स्टोन रखा है, कहाँ पर रखा है, तो ये आपका हैदराबाद में रखा है। तो हैदराबाद काफ़ी चर्चा में है, 2-3 क्वेश्चंस में हम देख चुके हैं। तो फाउंडेशन स्टोन रखा गया, किसके द्वारा रखा गया है, सर्बानंद सोनोवाल जी के द्वारा रखा गया इसका। कहाँ पर, हैदराबाद तेलंगाना में। तो हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योगा एकेडमी कहाँ बनने वाली, हैदराबाद में, इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट आ जाता है त्रिकोमाली ऑयल टैंक फार्म के बारे में। तो त्रिकोमाली ऑयल टैंक फार्म कहाँ पर है, श्रीलंका में है, इसको ध्यान रखेंगे, श्रीलंका में है। श्रीलंका हैज अप्रूव्ड द जॉइंट डेवलपमेंट ऑफ त्रिकोमाली ऑयल टैंक फार्म। अब देखो, जब विश्व युद्ध हुआ था तो उसके समय क्या हुआ था कि देखो, देश को चलाने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है, तो तेल की जरूरत पड़ती है। एनर्जी नहीं होगी तो कैसे देश चलेगा। तो इसी तरीके से वहाँ पर टैंक फार्म बने हुए हैं बहुत। विश्व युद्ध के समय वहाँ पर तेल को संरक्षित करने के लिए ज़मीन में गड्ढे बना दिए जाते हैं। तो ज़मीन में जब गड्ढे बना दिए जाते हैं तो जिससे क्या होता है कि वहाँ पर आप तेल रिजर्व रख सकते हैं और इमरजेंसी के पर्पज़ से आप यूज़ कर सकते हैं। तो श्रीलंका में बहुत सारी चीज़ें खाली पड़ी थी, बहुत सारी जगह खाली पड़ी थी, बहुत सारे गड्ढे खाली पड़े थे। इट इज़ लोकेटेड इन चाइना बीट क्लोज टू द डीप वाटर नेचुरल हार्बर ऑफ त्रिकोमाली। तो त्रिकोमाली के पास ही हार्बर में बहुत ये यहाँ पर जो ऑयल टैंक थे वो खाली पड़े हुए थे। भारत पूरा प्रयास कर रहा था कि किसी भी प्रकार से भारत को ये मिल जाए, और जब मिल जाएंगे तो वहाँ पर अपना रिजर्व हम रख सकते हैं, ऑयल रिजर्व रख सकते हैं, अपने देश से हटाकर भी दूसरे देश में भी रख सकते हैं, जिससे स्ट्रेटजिक अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो भारत को काफ़ी लाभ होने वाला है। ठीक है, तो इसलिए हम अपने यहाँ तो तेल रिजर्व रख ही रहे हैं, लेकिन अभी जैसे तेल के दाम डाउन हुए थे कोरोना काल में, या तेल के दाम अभी इस समय रशिया हमें डाउन करके दे रहा है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा तेल परचेस कर रहे हैं और उसको हम कंजर्व कर सकते हैं, कहाँ पर, दूसरे देशों में भी रख सकते हैं। तो श्रीलंका तो हमारा पड़ोसी है, तो ये हमारे लिए काफ़ी लाभदायक हो जाएगा आने वाले समय के लिए। तो इसलिए क्या है कि यहाँ पर भारत ने एक समझौता किया है श्रीलंका के साथ, और दिस प्रपोजल फॉर द जॉइंट डेवलपमेंट वाज इनविसेज 35 ईयर एगो इन इंडिया श्रीलंका एग्रीमेंट। तो यहाँ पर जो इंडिया श्रीलंका से एग्रीमेंट, श्रीलंका ने जो एग्रीमेंट किया था आज से लगभग 35 साल, उसको रिवाइज किया गया यहाँ पर। तो अब भारत किसके साथ मिलकर, त्रिकोमाली, श्रीलंका के साथ मिलकर त्रिकोमाली ऑयल टैंक फार्म का रिनोवेशन करेगा और यहाँ पर अपने तेल को रिजर्व को रख सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला हम पॉइंट देखते हैं यहाँ पर। अगला पॉइंट क्या आता है, तो अगला पॉइंट है आपका अगला पॉइंट आ जाता है कोपल टॉय क्लस्टर। तो टॉय प्रधानमंत्री के द्वारा, हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा क्या बोला गया है कि जो टॉयज़ हैं उनकी मात्रा को बढ़ाया जाए, तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को लगाया जाए, तो जिससे कि हम चाइनीज़ टॉय को न खरीदें, जिससे हमारे जो इम्पोर्ट हैं चाइना से वो कम हो और जो हमारा डेफिसिट रहता है, ट्रेड डेफिसिट रहता है, उसमें कमी आए। ठीक है, तो कोपल टॉय क्लस्टर बिल्ट ऑन 400 एकड़ ऑफ लैंड इन कर्नाटका। तो कोपल टॉय क्लस्टर कहाँ पर बन रहा है, कर्नाटका में बन रहा है। इंडियाज़ फर्स्ट टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर है ये। तो कौन सा है, इंडियाज़ फर्स्ट टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर ये बन के तैयार हो गया है। कहाँ पर, कर्नाटका में हो गया है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, बस इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे हम देखते हैं आईएसए के बारे में दिया गया है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के। तो अभी हाल में 2 देश जुड़े हुए हैं, तो कौन से हैं, एंटीगुआ एंड बारबुडा। तो कौन से हैं, एंटीगुआ और बारबुडा जुड़ गए हैं, 102 102nd कंट्री बन गए हैं। किसको ज्वाइन करने वाले, आईएसए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस।
तो इसको ध्यान रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय जो सौर गठबंधन है उसमें 102वें देश बन गए हैं। कौन से? एंटीगुआ एंड बारबुडा। तो एंटीगुआ बारबुडा ने इसको ज्वाइन कर लिया है। और एंटीगुआ एंड बारबुडा ज्वाइन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस इन द प्रेजेंस ऑफ हाई कमिश्नर डॉक्टर के.जी. श्रीनिवासन। तो भारत के हाई कमिश्नर हैं, उनके सामने ही इन्होंने इसको ज्वाइन किया है। तो लास्ट ईयर द यूनाइटेड स्टेट जो पिछले साल था, 101वां मेंबर कौन सा बना है? यूनाइटेड स्टेट। डायरेक्ट एग्जाम में पूछ सकते हैं कि अमेरिका कौन से नंबर का मेंबर बना था? तो 101वें नंबर का मेंबर बना था। बाकी आपके एंटीगुआ बारबुडा कौन से नंबर बने? 102 के। ठीक है, ध्यान रखेंगे। द इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंडियन इनिशिएटिव लॉन्च बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस। अब देखो ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा और प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस के द्वारा शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? तो 30 नवंबर 2015 को COP21 जो हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21 हुआ था पेरिस में, उसके तहत इसको शुरू किया गया था विद 121 सोलर रिसोर्स। देखो आने वाले समय में क्या होने वाला है कि जितना भी फॉसिल फ्यूल वगैरह है ये सारे खत्म होने वाले हैं, तो हमें कहीं ना कहीं सस्टेन एनर्जी की तरफ चलना पड़ेगा। अब सस्टेन एनर्जी में जो सबसे ज़्यादा और सबसे फ्री जो उपलब्ध एनर्जी है, जो सबसे मतलब जल्दी से मिलने वाली भी, वो है सोलर एनर्जी। तो दुनिया में लगभग 121 सोलर रिसोर्सेज रिच नेशन है, जहाँ पर सूरज काफ़ी अच्छी मात्रा में निकलता है। तो क्यों ना वो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सोलर एनर्जी का यूज़ करें और वहाँ पर बिजली बनाना शुरू करें। जिससे क्या है कि यहाँ पर देखो एक प्रोजेक्ट और आया था जो सरकार ने चलाया था, जो प्रधानमंत्री ने हमारे बोला था कि जिसको बोलते हैं वन सन। कौन सा है? वन सन। ठीक है, वन सन। ठीक है, तो इस तरीके से वन सन वन ग्रिड, इस तरीके से प्रोग्राम एक चला था। तो इसके तहत क्या है कि आप अगर सोलर एनर्जी बनाते भी हैं, तो अगर दुनिया को कनेक्ट कर दिया जाए किसके? एक ही ग्रिड से, तो एक देश जो रिच पड़ रहा है किसमें? सोलर रिसोर्स रिच नेशन के रूप में पड़ रहा है, मतलब जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी बेच सकता है उस देश को जहाँ पर सूरज की रोशनी इतनी निकलती नहीं है। तो इसलिए इसको शुरू किया गया है। और यहाँ से जो जितने भी जैसे अफ्रीकन नेशंस में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में, तो वो क्या कर सकते हैं? बहुत ज़्यादा बिजली का उत्पादन कर सकते हैं और उससे आप डेवलप्ड देशों को भेज सकते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप नहीं निकलती है, उन देशों को सप्लाई भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि दोनों का भला हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या है ना कि अभी जो सोलर एनर्जी है, इसका जो प्रोसेस है करने का, वो अभी काफ़ी महंगा पड़ता है। तो इसलिए अब इसमें R&D की ज़रूरत है, जिससे कि इसको रिलायबल बनाया जा सके जो दूसरे गरीब नेशंस है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं द इंटरनेशनल सोलर अलायंस इज द ट्रीटी बेस्ड इंटर गवर्नमेंट। ये कैसी ट्रीटी है? तो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ये ध्यान रखना। ठीक है, इसका टास्क क्या है कि सोलर डेवलपमेंट करना और रिड्यूस करना फाइनेंसिंग एंड टेक्नोलॉजी, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ये, जिसका प्राइमरी टास्क क्या होता है कि सोलर का डेवलपमेंट करना और उसके कॉस्ट को कम करना। ठीक है, और टेक्नोलॉजी को डेवलप करना और कॉस्ट को कम करना। तो ISA जो है ये नोडल एजेंसी है। वन सन, देखिए यहाँ पर दिया गया वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। ठीक है, OSOWOG, इसके साथ भी इसको कनेक्ट करना है, जिससे कि जो रिच नेशन है मैंने बताया उसी तरीके से इसको जोड़ना जिससे कि जिस देशों में एनर्जी नहीं पहुँच पाती है, वो जहाँ पर पहुँच जाती है उससे सप्लाई ले सकते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर आपका गुरुग्राम में है, इसको ध्यान रखें। अंतरिम हेडक्वार्टर कहाँ पर है? गुरुग्राम में, जो कि इंडिया में लोकेटेड है। सबको पता ही होगा गुरुग्राम इंडिया में लोकेटेड है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। तो ISA कंप्लीट हो गया है, तो अगला हम पॉइंट देखने वाले हैं। अगला पॉइंट आ जाता है यहाँ पर कि इंडिया फर्स्ट मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन। तो इंडिया की जो पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन है, इसका इनोग्रेशन कर दिया गया है। तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री, ये दो आजकल मंत्रालय बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि खादी और विलेज इंडस्ट्री कमीशन, इसके चेयरमैन जो है विनय कुमार सक्सेना, इन्होंने लॉन्च किया है। किसने किया है? विनय कुमार सक्सेना ने इनको लॉन्च किया है। खादी इंडस्ट्री विलेज इंडस्ट्री कमीशन के चेयरमैन है। तो इंडिया की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहाँ पर है? सिरोरा विलेज इन गाजियाबाद। तो कहाँ पर इसको शुरू किया गया है? सिरोरा विलेज गाजियाबाद में। तो इसको भी ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और गाजियाबाद कहाँ पर है? ये आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है तो सिरोरा विलेज में इसको शुरू किया गया है। अब इससे क्या होगा? इससे फ़ायदा मिलेगा कि जहाँ पर भी मतलब ये वैन जा सकती है और वहीं पर भी ऑन लोकेशन पर ही आपकी हनी का प्रोसेसिंग कर सकती है। ठीक है, जिससे कि क्या होगा, जो लोकल्स हैं उनको काफ़ी फायदा मिलने वाला है। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन इसे स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ स्टेब्लिश। अब इसको स्टेब्लिश कब किया गया था? 1956 में, क्योंकि चर्चा में है तो हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दें। आगे बात करते हैं, द न्यूली अपॉइंटेड चेयरपर्सन ऑफ खादी इंडस्ट्री विलेज इंडस्ट्री कमीशन इज मनोज कुमार। तो जो नए चेयरमैन बने हैं इस समय कौन है? मनोज कुमार, इसको भी ध्यान रखेंगे। अब इसका फंक्शन किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो MSME मंत्रालय के अंतर्गत इसका पूरा फंक्शन आता है। और दी कमीशन स्टार्टेड द हनी मिशन प्रोग्राम। तो हनी मिशन प्रोग्राम के बारे में भी ध्यान रखेंगे कि हनी मिशन प्रोग्राम कब शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था 2017-18 में। तो ये काफ़ी सारे के सारे फैक्चुअल पॉइंट है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो सारे ध्यान रखेंगे कि खादी और विलेज इंडस्ट्री कमीशन कब बना था? 1956 में। नए इसके जो चेयरमैन बन गया वो कौन है? मनोज कुमार। और किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो MSME मंत्रालय के। और इनके सारे नोट्स बना लेंगे। ठीक है,
और कौन से कमीशन ने ये कमीशन कब स्टार्ट हुआ था? तो हनी मिशन प्रोग्राम जो शुरू हुआ था वो 2017-18 में शुरू किया गया था। आगे हम बात करते हैं जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल के बारे में। तो कौन से सैनिक स्कूल का नाम बदलकर जनरल बिपिन रावत रख दिया गया है? तो ये आपका मैनपुरी का जो सैनिक स्कूल है उसका नाम बदलकर जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल कर दिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी ध्यान रखना है। जो हमारे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे जनरल बिपिन रावत जी, इनका देहांत हो गया था हेलीकॉप्टर क्रैश में, तो उन्हीं की याद में क्या किया गया है, जो मैनपुरी जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है उसके जो सैनिक स्कूल है उसका नाम बदलकर जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल कर दिया गया। ठीक है। अब क्या हुआ था कि इनका जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था उसमें इनकी वाइफ भी थी मधुलिका रावत, और 12 अदर आर्मी ऑफिसर्स थे जिनका हेलीकॉप्टर क्रैश में वीरगति को ये प्राप्त हो गए थे। ठीक है। कहाँ पर हुआ था? ये कोनूर में हुआ था, तमिलनाडु में। 8 दिसंबर 2021 के आसपास इनका क्रैश हुआ था। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला हम पॉइंट देखते हैं, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? तो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो चीफ ऑफ डिफेंस, द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज इश्यूड ए गेजेटेड नोटिफिकेशन, इन्होंने जारी किया है, और रूल ऑफ 3 फोर्सेज अब इन्होंने बना दिया है, न्यू चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के लिए रूल बनाया है। अब ये बोल रहे हैं कि अंडर ए विच सर्व और रिटायर्ड ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल और जनरल बिलो द एज ऑफ, अब कम से कम सीडीएस के लिए आपको न्यूनतम उम्र कितनी कर दी गई है? ये 62 साल कर दी गई, इसको ध्यान रखेंगे। इंडिया करंट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है इस समय? अनिल चौहान जी हैं। तो यहाँ पर गाइडलाइन जारी किया गया है कि इसके लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो इनकी मिनिमम जो एज है वो कितनी कर दी गई? 62 साल कर दी गई, इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है। इस समय कौन है? तो इस समय जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है वो हमारे कौन है? जनरल अनिल चौहान जी हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर बात की गई न्यू कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया की नई राजधानी कौन सी बना दी गई है? तो इंडोनेशिया की नई राजधानी, पहले राजधानी कहाँ थी? जकार्ता। तो जकार्ता राजधानी थी, जिसको हटाकर कहाँ का, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना, जकार्ता राजधानी थी, ठीक है। अब जकार्ता की जगह क्या बना दिया गया है? नूसंतारा को बना दिया गया है, इसको ध्यान रखना है। देखो जकार्ता क्या है कि जकार्ता में पब्लिक पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है कि वाटर लेवल बहुत ज़्यादा अप हो गया है, जिसकी वजह से आने वाले लगभग 50 सालों में ये डूब जाएगी। तो इसको शिफ्ट करना शुरू कर दिया गया है। कहाँ पर? नूसंतारा में कर दिया गया है। तो कहाँ नूसंतारा कौन से आइलैंड पर है? तो ये आपका है बोर्नियो आइलैंड पर, इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकते हैं कौन सा आइलैंड है, कौन से आइलैंड पर है। तो आगे बात करते हैं। द न्यू कैपिटल नूसंतारा विल कवर एरिया ऑफ, इतना एरिया 56,000 लगभग हेक्टेयर कवर करती है। कौन से साइड ऑफ? बोर्नियो आइलैंड पर है। अब यहाँ पर किसके जो बॉर्डर शेयर करता है? मलेशिया। देखो यहाँ पर भी पूछ सकते हैं कि नई जो राजधानी है इंडोनेशिया की वो कौन से देश को शेयर करती है? तो मलेशिया और ब्रुनई। तो मलेशिया और ब्रुनई के बॉर्डर को शेयर करता है कौन? नूसंतारा, नई राजधानी। तो इसको भी ध्यान रखेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ देते हैं। ठीक है। द मूव वाज फर्स्ट मूटेड बाय प्रेसिडेंट जोको विडोडो इन अप्रैल। तो पहली बार जो जो आपके प्रेसिडेंट थे उन्होंने जोको विडोडो ने 2019 में इसको बोला था। अब क्योंकि इसको जावा आइलैंड क्या हो रहा है? डेंसली पॉपुलेटेड, बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड हो गया है। तो अगर ये पूछे कि जो जकार्ता थी वो कौन से आइलैंड पर थी? तो ये आपकी थी जावा आइलैंड पर, इसको भी ध्यान रखना है। जकार्ता थी जावा आइलैंड पे, अब नूसंतारा कहाँ पर है? बोर्नियो पर। तो जितने भी माइनर पॉइंट है सारे पढ़ के जाना है, क्योंकि यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं, वो केवल पढ़ के जाएंगे व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया, ये नहीं पढ़ना, पूरा में पढ़ के जाना है। एक्सपर्ट एस्टिमेट 2050 तक क्या है कि 1/3 जो सिटी है वो अंडर वाटर हो जाएगी, इसलिए इसको शिफ्ट किया जा रहा है। अब इंडोनेशिया आज़ाद कब हुआ था? ये हुआ था 1949 में, और जो जकार्ता है उसमें आसियान का हेडक्वार्टर भी है। तो हेडक्वार्टर ऑफ आसियान कहाँ पर है? जकार्ता में, इंडोनेशिया में। तो देखते हैं आने वाले समय में इसको भी शिफ्ट किया जाता है या नहीं किया जाता है, वो देखने वाली बात है। ठीक है। अगला हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं यहाँ पर। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि एंटोनोव 225 मारिया। तो दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो प्लेन है, कौन सा है? एंटोनोव। तो दुनिया का सबसे बड़ा जो कार्गो प्लेन है एंटोनोव मारिया 225। ये क्या किया गया? इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था किस युद्ध के बीच में? रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है उसके बीच में इसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो प्लेन था। ठीक है, जो रशिया की सेलिंग हुई थी यूक्रेन में, तो उसकी वजह से डिस्ट्रॉय हो गया है। अब इसका मतलब क्या होता है? मारिया का मतलब क्या होता है? इसको ध्यान रखेंगे। इसका मतलब होता है ड्रीम, सपना, इसको सपना बोलते हैं यूक्रेन भाषा में। तो करेंटली प्रेसिडेंट कौन है यूक्रेन के? जो सबको पता ही होगा, जेलेंस्की है। भाई साहब पूरे देश को ले डाला है, मतलब कि पश्चिमी देशों के इतने, देखो सही कहा गया कि देश का अगर नेता चुनना है तो लोगों को बहुत सोच समझ के चुनना चाहिए, ऐसे को ना चुन लें जो अपने ही लोगों का बंटाधार कर दे। मतलब वही बात होगी ना कि हम अब दूसरों के कहने पर ही अपने घर को जला बैठे। ठीक है, तो इन्होंने भी वही काम किया है कि पश्चिमी देश हथियार सप्लाई कर रहे हैं, अपना भला कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने अपने देश को पूरा नर्क बना दिया, पूरा गर्त बना दिया है। अरे भाई शांति से जी रहे थे तो शांति से लोगों को जीने देते। अब यहाँ पर क्या है कि जेलेंस्की तो बढ़िया बैठे हुए हैं, लेकिन वहाँ पर जो लोकल लोग हैं, जो ग्राउंड लेवल पे, उनको इसकी परेशानी का सामना करना पड़ा है। बाकी राजनेताओं को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जेलेंस्की ने जानबूझकर ही अपना पूरा देश जला दिया है। किसकी शय पर? पश्चिमी देशों की शय पर। बाकी तो इससे सफ़र कौन कर रहा है? नॉर्मल पर्सन ही सफ़र कर रहे हैं, क्या बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी आगे से अगला। अच्छा, रशिया के प्रेसिडेंट कौन है? कमेंट करके बताओ रशिया के प्रेसिडेंट कौन है। आगे हम बात करते हैं प्रधानमंत्री संग्रहालय। तो प्रधानमंत्री संग्रहालय जो है ये
इसका इनोग्रेशन किया गया किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। अर्लियर द म्यूजियम, और इससे पहले इसको क्या बोलते थे? नेहरू म्यूजियम। तो नेहरू म्यूजियम बिल्डिंग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? प्रधानमंत्री संग्रहालय कर दिया गया। इसको भी ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला हम पॉइंट देखते हैं कि वर्ल्ड लॉन्गेस्ट नेशनल फ्लैग। तो वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट नेशनल फ्लैग है ये किसने बनाया? तो खादी फैब्रिक वाज डिस्प्लेड है लोंगेवाला। तो इसको लोंगेवाला में स्थापित किया गया है। लोंगेवाला पोस्ट के बारे में आपने सुना होगा, बॉर्डर मूवी आई थी, तो जो बॉर्डर मूवी में लोंगेवाला पोस्ट, कुलदीप सिंह चांदपुरी यहीं पर ही क्या थे? यहीं पर ही ये पोस्टेड थे कुलदीप सिंह चांदपुरी लोंगेवाला में। और लोंगेवाला कहाँ पड़ता है? जैसलमेर में, राजस्थान में। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। ओकेशन ऑन आर्मी डे, तो आर्मी डे कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। तो 15 जनवरी को आर्मी डे के तहत वर्ल्ड का लार्जेस्ट नेशनल फ्लैग फहराया गया कहाँ पर? लोंगेवाला में। तो ये सारे फैक्चुअल पॉइंट है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट इनको ध्यान रखना है। तो इसी प्रकार से हम लगातार क्या कर रहे हैं? लगातार हम करंट अफेयर के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो डेली के डेली पढ़ने वाले हैं, और उनसे संबंधित जितने भी फैक्चुअल पॉइंट है वो भी पढ़ने वाले हैं। तो ज़्यादा कुछ पढ़ाई के लिए नहीं रहेगा, अगर आप लगातार ही इसको पढ़ते रहेंगे, लगातार रिविजन करते रहेंगे, तो यह आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इसी तरीके से लगातार पढ़ाई करो, लगातार मेहनत करो, और पूरी की पूरी हम करंट अफेयर्स का एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाने देंगे, कोशिश करेंगे सारी की सारी जितनी भी चीज़ें जहाँ पर जैसे भी मिलता है इंपॉर्टेंट पॉइंट वो हम लेके आएंगे। ठीक है, तो लगातार पढ़ाई करना है, लगातार मेहनत करना है। आज के लिए इतना ही बहुत है। जय हिंद।